जागरण पॉडकास्ट सुनने वाले सभी श्रोताओं को शताक्षी का नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारा राजनीति स्पेशल प्रोग्राम सत्ता चालक। इस शो में हम आपको राजनीति के तमाम पहलुओं, राजनेताओं की जीवनी और राजनीति के दांव पेच के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हैं। ऐसे में हम एक एक करके आपको हर राज्य का चुनावी माहौल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में बात कर चुके हैं। इस बार बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। आमतौर पर जब छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है तो एक चीज दिमाग में आती है और वो है वहां का आदिवासी समुदाय। ऐसे में पार्टियां इस समुदाय को किंग मेकर के तौर पर देखती हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ा मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच का। ये दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले कमर कस चुकी हैं, लेकिन अब अंतिम फैसला तो 3 दिसंबर को ही होगा कि आखिर ये किसकी तरफ पलड़ा भारी पड़ रहा है। एक तरफ जहां राज्य में कांग्रेस भूपेश बघेल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद लगाए हुए है, वहीं बीजेपी राज्य सरकार के कथित भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और अधूरे चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेरना चाह रही थी। तो आज इस एपिसोड में आपको छत्तीसगढ़ चुनाव के कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताएंगे जो राज्य का सीएम कौन बनेगा ये तय करेंगे। सबसे बड़ा और पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस सरकार कोयला खनन, शराब कारोबार, जिला खनिज फाउंडेशन, गोबर खरीद योजना और लोक सेवा आयोग में कथित घोटालों को लेकर आलोचना का सामना कर रही है। इसके साथ ही ईडी राज्य में कथित कोयला लेवी रैकेट, शराब घोटाला, डीएमएफ फंड का उपयोग और एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ टॉप बीजेपी नेताओं ने अपनी रैलियों में इन मुद्दे को लेकर भूपेश बघेल सरकार को घेरा है और मुख्यमंत्री पर छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिए एटीएम में बदलने का आरोप लगा डाला है। हमले का जवाब देते हुए बघेल ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर उनकी सरकार की छवि को खराब करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया। वहीं यहाँ पर अगला मुद्दा है किसानों के लिए योजनाएं। 3 प्रमुख किसान समर्थक योजनाओं ने कांग्रेस को ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार ने खरीफ धान उगाने वाले करीब 23 लाख किसानों को 21,912 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी है। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को कुल 580 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर कृषि न्याय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बघेल सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वो चालू खरीफ सीजन के दौरान पहले के 15 क्विंटल धान की तुलना में 20 क्विंटल धान खरीदेगी। इन योजनाओं का सकारात्मक असर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। इसके अलावा अगला फैक्टर है छत्तीसगढ़ियावाद। मुख्यमंत्री बघेल ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ियावाद यानी कि क्षेत्रवाद को भी बढ़ चढ़कर बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय गौरव पर गर्व करने को लगातार अनुरोध किया। कांग्रेस ने दावा किया है कि 15 साल के भाजपा शासनकाल में छत्तीसगढ़ वासी पूरी तरह से हाशिए पर थे। बघेल ने क्षेत्रीय त्योहारों, खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिले में छत्तीसगढ़ महतारी यानी कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मात्र छवि की एक प्रतिमा लगाई जाए। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ने तीजापुरा और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों की मेजबानी तक की। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन कर डाला। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में देवगुड़ी और घोटुल का निर्माण किया और आदिवासी पर्व सम्मान निधि की स्थापना कर डाली। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर पार्टियां ज्यादातर आदिवासियों को साधने की कोशिश करती हैं और इन्हें सत्ता की चाबी समझती हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। आज भी इस पुरानी धारणा पर राजनीतिक दलों का भरोसा बना हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता की चाबी आदिवासी बहुल बस्तर से निकलती है। हालांकि ये धारणा समय समय पर टूटी भी है, लेकिन अभी भी राजनीतिक दल बस्तर के भरोसे अपनी नैया पार करना चाहते हैं।
अब यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बड़ी पार्टियां मध्य छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों की तुलना में उत्तर और दक्षिण के आदिवासी इलाकों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कहीं ज्यादा पसीना बहा रही हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के टॉप नेता चुनाव की घोषणा से पहले ही आदिवासी बहुल इलाकों में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री तो कई दौरे कर चुके हैं। चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार सभाओं का सिलसिला तो जैसे जारी ही रहा। अब बात करते हैं 2018 की। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 29 आदिवासी सीटों में से 25 पर जीत हासिल की थी, जबकि 3 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार और 1 सीट पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के उम्मीदवार को जनता ने चुना था। लेकिन इस बार इन आदिवासी सीटों में से कुछ पर कांग्रेस भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी और हमर राज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हमर राज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरिंदम नेतमा ने बीबीसी से कहा कि बरसों तक दोनों पार्टियों के पीछे चलते रहने के बाद आदिवासी समाज ने अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ने की पहल की है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल होगी, लेकिन इतना तो तय है कि हमर राज पार्टी के उम्मीदवार इस बार चुनाव का परिदृश्य बदलते जरूर दिखेंगे। वैसे सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे तो आदिवासी बहुल एरिया है, लेकिन अगर आप टॉप लीडर्स की बात करेंगे तो वहां पर आदिवासी नेताओं की कमी है। ऐसे में हमर राज पार्टी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अरविंद नेताम का ये भी कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार और दूसरी गड़बड़ियां तो है ही, आदिवासियों के कुछ और मुद्दे भी हैं। उनका कहना है कि आदिवासी इलाकों में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया कानून यानी पेसा के अधिकार छीनने, ग्राम पंचायतों की सहमति के बिना खनन के लिए सड़क बनाने, पंचायत की अनुमति के बिना खनन करने, मानव अधिकारों का हनन, लघु वनोपज की कम खरीद और आदिवासी अधिकार के मुद्दों पर वोट पड़ेंगे। अरविंद नेताम का कहना है कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें गैर आदिवासियों को भी जगह दी जाएगी। अब छत्तीसगढ़ में एक फैक्टर और काम करता है। ये जरूरी नहीं कि हर जगह के आदिवासियों की जरूरतें भी सेम हो। मुद्दा हर जगह पर अलग है। हालांकि फैसला जो भी होगा वो 3 दिसंबर को सामने आएगा और ये भी पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी अपनी साख जमाने वाली है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और बात करेंगे किसी और राज्य के चुनावी मुद्दों की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।